हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था, एक बार मैं दोबारा बना रहा हूं डायग्राम। यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2, एक आपने रेफरेंस लाइन कंसिडर की थी, उस रेफरेंस लाइन से यहां का डिस्टेंस H1, यहां का डिस्टेंस H2, ये आपका एरिया A1, यहां पे पानी की वेलोसिटी या लिक्विड की वेलोसिटी V1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ये आपका एरिया A2 और वेलोसिटी आपकी जो वेलोसिटी है वो V2। ठीक है, फिर हमने स्टेटमेंट लिखी वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, वर्क नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हमने देखा कि यहां पे प्रेशर P1 है, वहां प्रेशर P2 है, डेल्टा टी टाइम में यहां से डेल्टा V वॉल्यूम या फिर डेल्टा M मास पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट हो जाता है। वर्क डन इन शिफ्टिंग डेल्टा V और डेल्टा M फ्रॉम A टू B इज गिवन बाय P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। फिर हमने इसको ओपन अप करके देखा था, ये A डेल्टा एक्स बनता है, P इंटू ए फोर्स होता है और डेल्टा एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन बन जाता है। ये आपका वर्क डन है और इसमें आप पुट कर देंगे। एक बात बताएं, यहां पर जब ये डेल्टा एम मास रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जब डेल्टा एम मास इस पोजीशन पर रहेगा तो हाइट यहां से रेफरेंस पॉइंट से h1 है, तो आप बोलेंगे डेल्टा एम जी h1, यहां बोलेंगे डेल्टा एम जी h2। तो दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पता है, ठीक बात है। काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी होगी? हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर, यहां पे हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं U2, U2 इज डेल्टा एम रो, रो नहीं, डेल्टा एम जी H2, U1 पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 डेल्टा एम जी H1, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 इज हाफ इंटू डेल्टा एम V2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 या एट पॉइंट A इज हाफ एम V1 स्क्वायर। डेल्टा यू की बात करेंगे तो डेल्टा यू बिकम्स U2 माइनस U1, वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा M कॉमन आएगा, G कॉमन आएगा, H2 माइनस H1 आ गया। इसके बाद आपको डेल्टा K निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर, हाफ डेल्टा M कॉमन आ जाएगा तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, डेल्टा U की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा K की निकाल ली, वर्क डन की निकाल ली। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1, 2 और 3। 1, 2, 3 की वैल्यूज आप उठा के इस इक्वेशन में लिख दो। करें पुट फटाफट, एक बार यहां तक लिख लें फटाफट।
ठीक है, जहां टाइम मैंने लिखता रहेगा साथ साथ ना, जल्दी करेंगे लिखने में। जिसने वैल्यूज पुट कर दी हैं, फिर दोनों साइड डेल्टा वी से डिवाइड करो, और डेल्टा एम बाय डेल्टा वी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगी, डेंसिटी। और फिर वन वाली टर्म जो भी आपका V1 और H1 वाले, वो एक साइड और टू वाले एक साइड लेके आओ, करो ट्राई। हाँ, आपको यहां वैल्यूज पुट करने के बाद एक्सप्रेशन को डेल्टा वी से डिवाइड करना है दोनों साइड, उसके बाद वन वाली टर्म्स एक साइड और टू वाली टर्म्स एक साइड लेके आनी है। करें। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड बाय डेल्टा वी, P1 माइनस P2 इक्वल टू डेल्टा M बाय डेल्टा V G H2 माइनस H1 हाफ डेल्टा M डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। डेल्टा M बाय डेल्टा V इज नथिंग बट डेंसिटी, तो ये आपका P1 माइनस P2 रो जी, हाँ जी, नहीं वो अलग ही रखना है एक बार, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप वन वाले टर्म सारे सेट ले आओ, वन का मतलब है P1 H1 और V1, इस साइड लेके आएंगे तो आपका P1 आप चेक करें यहाँ पे रो जी, और ये माइनस साइन है, माइनस रो जी H1 जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रो जी H1। इस साइड देखें हाफ रो V1 स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, यहां का क्या होगा, पॉजिटिव, हाफ रो V1 स्क्वायर। ये P2 साइड ले जाएं, P2 साइड ले गए, रो जी H2 वाला टर्म यहां आ गया, रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या बेटा, रो जी H2 मल्टीप्लाई करके आएगा आपका, हाँ जी। कुछ नहीं करना, यहीं तक लिखना है आपको, बताऊंगा आगे। अगर स्कूल एग्जाम दे रहे हो तो जो भी दे रहे हैं डेरिवेशन आ सकता है। जिसको 11th एग्जाम देने नहीं वो कौन कौन है, ऐसे होना चाहिए ना। इनको बताओ कौन से स्कूल है वो, बाकियों को। लिख लिया।
यहां पे देखिए आप तीन टर्म्स ऐड कर रहे हैं, प्रेशर, रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर। पॉइंट वन की तीनों टर्म्स और इस पॉइंट ए और बी दोनों की टर्म्स आपने अलग अलग निकाल के ऐड किए हैं। इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो बराबर रह रहा है। ये पॉइंट वन मान लें, ये पॉइंट टू मान लें। अगर मैं यहां कहीं थ्री ले लूं और यहां पर जो भी प्रेशर है उसको पी थ्री, वेलोसिटी वी थ्री और हाइट आपकी एच थ्री, उन तीनों से ये टर्म बना के ऐड करूं तो वो भी बराबर होगी। कुल मिला के आपकी एक फ्लोइंग लिक्विड में अगर आप तीन चीजों का एडिशन कर देंगे, क्या क्या, प्रेशर, रो जी एच हाइट फ्रॉम अ रेफरेंस इनटू रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये तीनों टर्म का एडिशन रिमेन्स कांस्टेंट। यही आपका बर्नौली थ्योरम का फाइनल एक्सप्रेशन है। आया कहां से है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से। ये बात ध्यान रखनी है कि फ्लोइंग लिक्विड में जब एनर्जी लॉस नहीं होगी तब आपकी ये तीनों टर्म्स का सम बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताएं एक बार, आप बताएं। टाइम दिया करें, मौका उनको बोलने का। क्लियर है? अच्छा, ये कौन बता सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कैसे है? हाँ, बताया तो मैंने सब था। मैं करेगा ट्राई। ये बात भी सही है कि क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं है। आप ये बताएं कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? दत्तरी, जिस फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन एक्सप्लेन करेगा? बताओ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उसमें आपका हाँ, वो तो ठीक है। नेट वर्क डन क्या पाथ डिपेंडेंट होता है भूमि? यार देखो ऐसा है, मैंने सुनो दोबारा ध्यान से। अगर मैं एक जगह से किसी चीज को लेके जा रहा हूं दूसरे पॉइंट पे, तो जो मोशन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके उल्टा रहेगा, है ना? तो उल्टा रहेगा तो हमेशा वर्क डन नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव 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 जुड़ेगा और वहां पे आपका कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब वापस आओगे उसी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा कभी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर जाओगे तो आप प्लस एम जी एच, नीचे आओगे तो माइनस एम जी एच, वापस आने पर आपका जीरो हो सकता है। तो फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये पॉइंट मैं यहां पे इसलिए कन्वे कर रहा हूं, क्यों? फ्लोइंग लिक्विड में अगर कोई आपका डिसिपेटिव फोर्स, डिसिपेटिव वर्ड होता है जहां पे एनर्जी लॉस होती हो, या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हो, तो आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर ही आप इस इक्वेशन तक पहुंचे हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बर्नौली थ्योरम की दो एप्लीकेशंस करेंगे। इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। पहला है वेंचुरी मीटर, आप ब्रैकेट में लिख लें बेशक, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस, अच्छा ठीक, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। वेंचुरी मीटर, लिखें, वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस, वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड, टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड। एक फ्लोइंग लिक्विड के उसका फ्लो कितना है उसको नापने का, मतलब वेलोसिटी नापने का कुल मिला के। ठीक, लेट से इसका एरिया ए है और वेलोसिटी वी है, तो हमें कुल मिला के फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी निकालनी है।
इसके लिए हम एक स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, वो अरेंजमेंट क्या है वो देखेंगे एक बार। जिस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है वहां पे ऐसे एक होल कर देंगे उसके ऊपर, उसके आगे आप एक कम विड्थ का पाइप ऐड करेंगे और उसके बाद वो पाइप अपने आप आगे सेम वापस उसको वैसा कर देंगे। आप तो ये मान लो कहां एप्लीकेशन आता होगा इसका, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है कि रिफाइनरीज से ऑयल कई बार पाइपलाइन के थ्रू आता है ना। पाइप आपकी जो पाइप बिछी होती है मेन रिफाइनरी से आपके उससे आता है। अब वहां पे फ्लो कितना है अगर ये नापना है उस पाइप के थ्रू, तो आपको ये वेंचुरीमीटर लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कहीं कहीं उस पाइप पाइप की जनरल क्रॉस सेक्शन तो ये है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड। एक यहां भी आप ऐसे एक ओपनिंग छोड़ेंगे, ये आपका एरिया है A1, यहां वेलोसिटी है V1, आपका लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। इस रीजन में वेलोसिटी आपकी V2 और एरिया A2। जब आप एक पाइप में ऐसे ओपनिंग छोड़ देंगे तो क्या पानी यहां पे राइज कर जाएगा एक लेवल तक? आप खुद सोच के देखें, अगर एक पाइप है और पाइप के ऊपर आपने ऐसे एक छेद छोड़ के कैसे वो कर दिया, तो क्या पानी एक लेवल तक राइज कर जाएगा? करेगा बिल्कुल। लेट से वो यहां तक पानी राइज कर गया, ठीक, यहां आपने ओपनिंग रखी है तो यहां भी राइज करेगा। ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां पे कम राइज करता है और यहां ज्यादा राइज करता है, और दोनों लेवल्स का जो डिफरेंस है लेट से वो h है। आप जैसे ही इस मेन पाइप में ऐसा पाइप फिक्स करेंगे तो आपका दोनों ओपनिंग में लेवल राइज करेगा वाटर का, और बड़ी आसानी से आप उनके लेवल का डिफरेंस नाप सकते हैं h। ये h नापने से ही आपका फाइनल एक्सप्रेशन में इस वेलोसिटी v1 निकल के आएगी। ठीक, लेट से ये एक रेफरेंस लाइन है, यहां से ये हाइट आपने h1 मानी, और ये वाला जो पाइप है छोटे वाला, इसकी हाइट भी h1 है। अगर आप उसको h2 बोलो तो h2 बोल दो, बट h1 और h2 बराबर है। आपने रेफरेंस लाइन से इस मोटे वाले पाइप का सेंटर भी और इस पतले वाले पाइप का सेंटर भी सेम हाइट पे रखा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक, अब आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। एक फ्लोइंग लिक्विड में उन तीन टर्म्स का एडिशन सेम रहेगा। ठीक है, यहां प्रेशर, अच्छा एक बात और बताओ, ये प्रेशर ये हाइट मान लेते हैं सेंटर से कैपिटल H1, और ये हाइट, हाँ जी बेटे, कौन सी वाली? ये देखिए आप, ये जो आपकी, हाँ, ये आपकी हाइट ऐसी है, और यहां पे ये H1 क्या है? सेंटर से हाइट आपकी, ठीक है, और यहां ये H2, ये भी इसके सेंटर से। एक बार सब लोग ट्राई करेंगे, सारे चीजें जो आपको चाहिए वो दे रखी हैं। अगर डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी आप रो लिख लें, और एक्सप्रेशन लिख के देखें एक बार बर्नौली थ्योरम का एट पॉइंट 1 एंड एज वेल एज एट पॉइंट 2। करेंट ट्राई में लिख देता हूं तब तक। कौन सा, ये वाला बेटा? हाँ, ये के सेंटर तक है।
बताता हूं। कैपिटल H1 है इस पाइप के सेंटर से उसकी पीक तक का। ये कुछ भी नहीं लिखा है, जो जनरल हम इक्वेशन लिखते हैं वो लिखी है आपकी। यहां देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर का प्रेशर क्या इस हाइट के प्रोपोर्शनल होगा? हम क्या देखते हैं, जो आपका कोलम होता है, हमने पहले देखा जब बैरोमीटर पढ़ा था, मरकरी का कॉलम एक प्रेशर बनाता है। तो जिसका कॉलम ज्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब उस लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखें यहां से यहां तक जो भी आपका कॉलम की हाइट है, रो जी H1 करने से वो प्रेशर निकल आएगा। कुल मिला के प्रेशर ऑफ लिक्विड एट पॉइंट 1 विल बी रो जी H1। बताएं, बात समझ में आई क्या? और ध्यान से देखना चाहें तो देख लें, ये कॉलम जो आपका है, इसकी हाइट H1 है, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 विल बी रो जी H1। कहने का मतलब दिस टर्म इज रो जी H1। सिमिलरली यहां पे देखें, ये टर्म आपका रो जी H2 आएगा, और रो जी H1 और रो जी H2, क्या ये दोनों टर्म सेम है? बराबर है, क्योंकि ये वाली हाइट H1 और ये वाली हाइट H2 बराबर है, H1 बराबर H2, तो आपका ये टर्म कट जाएगा। अब इसमें से बताओ, ये रो जी H1 बड़ा है या रो जी H2 बड़ा है? H1 बड़ा है, क्योंकि H1 हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो आप उस वाले टर्म को साइड ले आए। ठीक है यहां तक? रो जी H1 माइनस H2, और दूसरी टर्म साइड क्या बनेगी? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। H1 माइनस H2 क्या H के बराबर है? चेक करें एक बार। देखिए आप, ये H है, इसकी पूरी हाइट H1 है, ये H2 है, तो H1 में से अगर H2 हटा दिया जाए तो स्मॉल h बनेगा, जो इन दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस है। देख लो आराम से। फाइनल निकालना हमें V1 है, जिनका आप ट्राई कर सकते हैं, और कैसे क्या हो गया भाई? हाँ जी, ये आपने लिख दिया, और इसके बाद हाफ रो कॉमन ले लिया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आपने निकालना है क्या फाइनली? V1। इस इक्वेशन के अलावा एक इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना पानी आपका इसमें से जाएगा उतना ही उससे भी निकलना है पर सेकेंड। तो A1 V1 इक्वल टू A2। आपको V1 निकालना है, तो यहां से V2 की वैल्यू निकाल के यहां रिप्लेस कर दें। V2 विल बी A1 by A2 V1। पुट दिस वैल्यू हेयर, तो आपका बन जाएगा। अच्छा, एक काम और करें, यहां पे रो कट जाएगा, ये 2 इस साइड आ जाएगा,
2GH इक्वल टू V2 की जगह A1 A2 इवन करते हैं, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर -1 V1 स्क्वायर 2GH। देख लें एक बार, कौन सा जी तो यहां पे था ही ना, ये रहा, ये 2 साइड ले आए, 2GH आ गया, और वहां पे सिर्फ V2 की वैल्यू पुट करी है और V1 कॉमन लिया है। ठीक है, इस वाले टर्म को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा 2GH A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर -1, यहां पे आ गया V1 स्क्वायर, V1 निकालना है तो रूट ले लें दोनों साइड, तो फाइनल एक्सप्रेशन विल बिकम V1 इक्वल टू 2GH अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर -1 का रूट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। कोई डाउट? आसान है तनिष, बढ़िया आसान, ठीक, लिख लें फटाफट इसको। काफी समय है अभी तो, क्या करें? तेरा काय का त्योहार है? बात बनी गई? नहीं बनी ना अभी, पढ़ोगे लिखोगे तो बात बनेगी, नहीं तो बयान नहीं होंगे। हाँ, हरियाणा में तो बयान नहीं होते। हाँ, तो आज तो डबल काम होना चाहिए। नारायण नारायण मूर्ति ने कुछ बोला है अभी। नारायण मूर्ति जानते हो? इन्फोसिस के फाउंडर हैं, मतलब अपनी मतलब इसी उम्र में बिल्कुल जीरो से उठ के और इतना बड़े मतलब बिलियनियर टाइप इतने बड़े वो बने। उन्होंने अभी भी एक रिसेंट उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर हमें बहुत विकसित देश बनना है तो वी हैव टू वर्क 70 आवर्स अ वीक। है ना, 70 घंटे एक सप्ताह में काम करना, 10 घंटे हर रोज काम करना है। तो हमें बहुत काम करना है, देश को तरक्की करानी है। तो हाँ भाई, होगी तरक्की तेरी। अगला टॉपिक आपका है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। हाँ जी, हाँ लास्ट ही है। नहीं नहीं, चैप्टर तो लंबा है। ये इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देख लें एक बार। स्पीड ऑफ एफ्लक्स ब्रैकेट में आप लिख लेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। एक टैंक है, पानी का टैंक, जिसकी कंप्लीट हाइट h है और उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से h डेप्थ पे आपने एक होल कर दिया है। टैंक का जो ये वाला एरिया है, ये आप मान लें एरिया ए है, और ये जहां पे आपने ओपनिंग करी है इसका एरिया स्मॉल ए है, और ए इज मच मच लार्जर देन स्मॉल ए। आप ऐसा मान लें कि कुछ तो 1 किलोमीटर स्क्वायर टाइप का कुछ टैंक है, और उसमें आपने एक पिन जितना होल कर रखा है। ठीक है, तो हमें यहां पे निकालना है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। का मतलब है उससे एच डेप्थ पे आपने होल किया, जिसका साइज उस टैंक के साइज से बहुत छोटा है, तो यहां से पानी किस स्पीड से निकलेगा हमें निकालना है। ठीक है, पहली बात तो यहां पे बर्नौली थ्योरम लगेगी कैसे? बर्नौली थ्योरम आपकी लगती है स्ट्रीमलाइन फ्लो की स्टेडी फ्लो में, है ना, आपका एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहां पे आप, हाँ जी, कोई बात नहीं, रहने दें। करवा चौथ स्पेशल तो नहीं है? अरे अरे लड़ो मत यार, अच्छी बात है, अगर किसी का फोन आता है तो उसमें क्या बात है। आदित्य एंजॉय
और जड़ों मत रीस करो यार। नहीं मतलब आपको नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूं मैं। मेरे को दे रहा, करते हैं बात, दिखा। रहने दो। नहीं मैं उठाने रहा हूँ, प्राइवेसी मैटर्स। ठीक है, देखिए आप यहां से क्या किया है, यहां से पानी निकल रहा होगा तो ऐसी स्ट्रीमलाइंस बन रही होंगी। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। ये वाला सरफेस ओपन है, तो यहां प्रेशर मान लिया हमने पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर। यहां नीचे ये जो ओपनिंग है इसके बाहर भी एटमोस्फियर है, यहां प्रेशर मान लिया पी नॉट। दोनों जगह प्रेशर तो रहेगा सेम। ठीक है, मीन लेवल से ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, अगर कंप्लीट एच है और ये स्मॉल एच है तो ये आपकी एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी। ठीक है, एच में निकाल लिया। एंड वेलोसिटी, अब ये बताओ अगर ये वाला एरिया बहुत बड़ा है तो इसका लेवल बहुत फास्ट गिरेगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा, है ना। अगर वो बहुत बड़ा एरिया है और वो छोटा सा होल है तो ये आपका ऊपर वाला सरफेस है वो बहुत कम स्पीड से आप जीरो मान सकते हैं। तो वेलोसिटी यहां पे अगर मैं v1 बोलूं, v1 इज जीरो। v1 जीरो क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, और यहां वेलोसिटी जो है उसको मान लिया v। अब आपको बर्नौली थ्योरम अप्लाई करनी है एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। करें ट्राई। पॉइंट 1 और 2 पे बर्नौली थ्योरम लगानी है। प्रेशर एट पॉइंट 1 इज पी नॉट, रेफरेंस लाइन आपने ये मान ली रो जी एच प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, और v1 आपका जीरो है ना, v1 जीरो है। सेकंड, जब यहां पे आप बर्नौली लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट भी, जो पानी का ये वाला पॉइंट है, ये भी ओपन टू एटमोस्फियर है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नोट ही रहेगा। प्रेशर यहां भी पी नोट था, यहां भी पी नोट है, ये पी नोट आपका आ गया। और इस हाइट रो जी एच माइनस एच हाफ रो v2 स्क्वायर, ठीक लिखा है। ये v2 क्या है, यहां पे v लिखा है इसको मैंने। ठीक है, पी नोट कट जाएगा, कट गया। रो जी एच, इस टर्म को जब एक्सपैंड करेंगे तो आप देखें रो जी एच का टर्म बनेगा और एक माइनस रो जी एच बनेगा। और क्या ये v1 जीरो है, ये टर्म आपका जीरो है। कोई बात नहीं, बार लिख देते हैं फिर काट देंगे। रो जी एच इक्वल टू रो जी एच माइनस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब ये रो जी एच का टर्म आपका उड़ जाएगा, इसको इस साइड ले आओ, ये आपका हो गया रो जी एच हाफ रो, रो कट जाएगा, v इज रूट टू जी। इस भरे हुए टैंक से h डेप्थ नीचे जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी होगी रूट टू जी एच। अब इसके पैरेलल में आप एक पॉइंट और निकालें, अगर एक बॉल को आपने ड्रॉप किया और वो h हाइट नीचे आ गई तो नीचे आने पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। काइनेमेटिक्स का सवाल है, इससे अलग बिल्कुल, हम रिलेट बाद में करेंगे। आपको इतना निकालना है बस, एक हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया और जब वो h हाइट क्रॉस कर चुकी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, निकालो एक बार। नहीं वो अलग सवाल है, एक बॉल को ड्रॉप किया आपने और h हाइट नीचे आने पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। काइनेमेटिक्स का है, बावली छोरी।
कर सूर्यांश, विनीत कर ले, बता कितना आएगा। सेम, यही आंसर आएगा। कहने का मतलब है अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं और वो बॉल आपकी h डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पहुंचती है तो जो वेलोसिटी है वो √2gh हो जाती है। ऐसे ही अगर एक टैंक के h डेप्थ नीचे आपने होल किया है, जो होल बहुत छोटा है, तो उसकी वेलोसिटी भी √2gh हो जाती है। ये बस एक एनालॉजी है याद करने के लिए कि वहां भी ऐसा हुआ तो यहां भी सेम एक्सप्रेशन बन रहा है। इतना ही करें आज, ठीक है, थैंक यू।